हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे डीएसएसबी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, एचएससी, पीजीटी, एचटेट, रीट, नेट यानी अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं सभी एग्जामों में ये प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं, मॉडल टेस्ट पेपर करने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। अगर आप इन मॉडल टेस्ट पेपरों को करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इससे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलो अब इसकी शुरुआत करते हैं। आधुनिक भाषा जनक कौन है? ऑप्शन है ब्लूमफील्ड, जैस्पर्न, सोश्यूर, गलेशियन। तो इसका आंसर आएगा सोश्यूर। ये इसकी डिटेल दी गई है कि फर्दिनेंद सोश्यूर 1857-1913 ईस्वी का आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में लिया जाता है, क्योंकि इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत भाषाई क्रांति के रूप में उभरा है। तो इन्हें भाषाई क्रांति के रूप में भी उभरा माना जाता है। हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करेंगे। वो ये आए हुए प्रश्न है, जितने भी देख सकते हैं अपने नीचे लिखे हुए हैं, किस परीक्षा में इन्हें पूछा गया है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ है। तो यहाँ प्रयत्न लाघव पूछा गया है। शीघ्र बोलना, कम समय में अधिक बोलना, बोलने की मितव्यता, उच्चारण की सुविधा। शीघ्र बोलने से ऐसा भी नहीं बोलना कि किसी की समझ में ही ना आए। कम समय में अधिक बोलना मतलब अधिक बोलना भी ठीक नहीं है। बोलने की मितव्यता भी, इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, उच्चारण की सुविधा। अब ये प्रयत्न लाघव का अर्थ, एक बात और बता दूं मैं आपको, प्रयत्न लाघव का अर्थ इसमें मुख सुख भी लिया गया है, यानी इसका दूसरा नाम मुख सुख भी कहा जाता है। वाराणसी का बनारस के रूप में विकास उदाहरण है। व्यंजन विपर्य का, व्यंजनागम का, व्यंजन लोप का, व्यंजन स्वर व्यंजनागम का। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन विपर्य का। अब इसका ये डिटेल दी गई, इसको आप पढ़ सकते हैं। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? यानी ये तो बेहद ही बेहद महत्वपूर्ण है। जितनी बोहर परीक्षा में इस प्रश्न को पूछा गया है तो इसको ध्यानपूर्वक अवश्य करें। बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर बार परीक्षा में ये आता है। देखिए, संस्कृतनिष्ठ भाषा, ये नहीं कि ये संस्कृत सिर्फ संस्कृत में निष्ठ भाषा है। ग्रामीण भाषा तो ऐसा भी नहीं है, ग्रामीणों की भाषा है। परिनिष्ठ भाषा, कृत्रिम भाषा, कृत्रिम भाषा का अर्थ है जो बनाई गई भाषा है। तो ये है परिनिष्ठ भाषा, ऑप्शन नंबर सी। इसको अवश्य करें। ये इसकी डिटेल है। भाषा विज्ञान के अनुसार मानक भाषा को आदर्श भाषा, अब देखो इसको परिनिष्ठ टकसाली भाषा को आदर्श भाषा भी कहा जाता है, टकसाली भी भाषा कहा जाता है। परिनिष्ठ ये इनके नाम है। टकसाली भाषा का मानक भाषा भी, आदर्श भाषा भी, परिनिष्ठ भाषा भी। किसी भाषा उसके विभिन्न रूपों के व्यक्ति के लिए उनका मानक भाषा ही प्रयुक्त है। यानी कोई भी भाषा है उसका मानक भाषा उसमें प्रयोग आता है कामकाज की भाषा के लिए। हिंदी को प्रयोजनमूलक प्रयुक्ति के माध्यम है। जो हिंदी भाषा है वो प्रयोजनमूलक भाषा है। और न्यायालय भाषा में शब्द उसके अर्थ में रहती है। अब देखो, न्यायालय की जो भाषा है उसमें वो कैसे प्रयुक्त की जाती है, प्रयोग की जाती है? निश्चितता, अनिश्चितता, कुशलता, कोमलता। तो इसमें देखें, अनिश्चितता, अगर अनिश्चित भाषा होगी तो भाषा बदलती रहेगी, कोई निश्चितता नहीं होगी, तो ये भी गलत है। कुशलता मतलब कुशलता से कोई लेना देना नहीं है कि कुशल। और कोमलता, ऐसा भी नहीं है कि कोमल कोई हम कविता बना रहे हैं। तो भाषा में निश्चितता होना बेहद जरूरी है, वरना भाषा निश्चित होना जरूरी है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब देखो, न्यायालय भाषा में शब्द और अर्थ में निश्चितता, यानी जो शब्द है जो लिखा जाता है वही उसका अर्थ निकलना चाहिए, उसे निश्चित भाषा कहा जाता है। जिससे निश्चित शब्द के अर्थ में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न नहीं हो। ये नहीं कि कोई भ्रम उत्पन्न नहीं होना कि एक साधारण से साधारण इंसान भी उसे समझ सके, ये है। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है। ये भी कोई बोली है, जैसे कि गांव या देहात में छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, उसे बोली कहते हैं। और भाषा की मानकता, और जब वो बोली भाषा बन जाती है तो उसे वो कैसे मानकता प्राप्त करती है, ये इसका अर्थ है। देखें, दुरु,
दुरु का मतलब होता है जो कठिन, तो ऐसा कोई नहीं है। भावपूर्ण भी नहीं कि सिर्फ भावनाओं से हो, और सरस ऐसा नहीं कि उसमें कोई रस हो। मतलब भाषा जब जो सबको सरल लगने लगे तो अब मानकता तक पहुंच जाती है, यानी भाषा का अर्थ सरल होना चाहिए। किसी भी भाषा की मानकता होती है प्राप्त करने भाषा सरल हो जाती है, यानी जब वो भाषा प्रमाणकता प्राप्त कर ले तो सरल हो जाती है। यह भाषा है ना कठिनता से सरलता की ओर चलती है, इसका आप अवश्य ध्यान रखें। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है रोमैटिक एमेटिक परिवार, चीनी भाषा परिवार, कोशियन परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, चीनी भाषा परिवार। एकाक्षरी भाषा परिवार है चीनी भाषा परिवार। ये देखो नीचे यूपीएससी एलटी ग्रेड ये सारे पूछे गए प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक करें आप। भाषा विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? यानी जो भाषा विज्ञान के जो तत्व हैं उसे उस शब्दावली को हम क्या कहते हैं? सामान्य शब्दावली, साहित्यिक शब्दावली, बोलचाल की शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली। तो सामान्य शब्दावली, इसको पारिभाषिक शब्दावली, ये इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? छात्रों के लिए, जनसाधारण के लिए, विज्ञान की एक शाखा के जिज्ञासु के लिए, बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए। तो इसका आंसर आएगा भाषा की एक शाखा जिज्ञासु के लिए में। अब देखो छात्रों के लिए ऐसा नहीं है कि कोई भाषा की शब्दावली सिर्फ छात्र ही पढ़े, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ जनसाधारण ही पढ़े या बहुसंख्यक लोग ही पढ़े। कहने का मतलब है ज्ञान की किसी एक शाखा, यानी कि जो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और वो ज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु है, तो उसे पारिभाषिक शब्दावली के लिए माना जाता है। अब यहाँ देखिए इनकी डिटेल दी गई है। पारिभाषिक शब्दावली की एक शाखा के जिज्ञासु के लिए ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों जैसे विज्ञान है, गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल, चिकित्सा, वाणिज्य, विधि, दर्शन इत्यादि क्षेत्रों में होने वाले विकास के कारण अलग अलग प्रकार के पारिभाषिक शब्द विकसित होते जाते हैं, जो विशेष संदर्भ में एक निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं, यानी कि उनका एक निश्चित अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? भाषा वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, कवि, साहित्यकार, समाज। अब देखो इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, देखें। जो पारिभाषिक शब्दावली है तो ऐसा नहीं कि समाज के हर लोग उसे मान्यता देने के लायक, ऐसा भी नहीं है। कवि, साहित्यकार, ऐसा भी नहीं है कि कोई कवि साहित्यकार ऐसा कार्य करे। और राष्ट्रपति का तो कोई लेना देना, क्योंकि उनका काम संसद से संबंधित है। हाँ, ये ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। इसको आप ध्यान रहे, आप इसको कॉमन सेंस से भी ये लगा सकते हैं। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा ना, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप देखो कॉमन सेंस अगर आपको प्रश्न ये नहीं आता है तो भी आप इसको सही इसका टिक लगा सकते हैं। जैसे समाज, आप समझते हैं कि सभी समाज के योगदान नहीं होता सबका, फिर कवि अकेला कवि साहित्यकार भी नहीं कर सकता है, और राष्ट्रपति तो वैसे ही कट जाएगा आंसर। तो ये देखो भाषा वैज्ञानिक आएगा, क्योंकि भाषा वैज्ञानिक ही पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कर सकता है। तो कोई भी प्रश्न करें तो सबसे पहले ऑप्शनों को काटना सीखें और उसका अर्थ जरूर समझें। अगर आप अर्थ को समझते हुए प्रश्न करेंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से? यानी वैज्ञानिक शैली है, जो वैज्ञानिक शैली का मतलब है कि जो आप मानकता प्राप्त कर लेती है। विज्ञान कोई, आप ये तो सभी समझते हैं कि विज्ञान है वो सत्यता पर आधारित है, वहाँ पर भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। तो इसको आप अवश्य ध्यान रखें। अलंकारिक शैली, वस्तुनिष्ठ शैली, समाज शैली, लाक्षणिक शैली। तो देखिए लाक्षणिक यानी कोई लक्षण, यानी कि किसमें वैज्ञानिक शैली में कोई लक्षण दिखाई दे रहे कि विज्ञान जो है प्रूफ के साथ मानता है, सत्यता के साथ मानता है। समाज शैली, इसमें समाज के लिए भी कोई जगह नहीं है। अलंकारिक भाषा भी जरूरी नहीं है कि हमें भाषा की शोभा ही दिखानी है। वस्तुनिष्ठ भाषा, वस्तुनिष्ठ का अर्थ है कि उसके निश्चित अर्थ निकलता होना चाहिए। जो प्रश्न का अर्थ है वही उसका आंसर आना चाहिए। तो वस्तुनिष्ठ इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? यानी कि हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली किस भाषा
की शब्दावली का अनुवाद है। तो इसका ऑप्शन नंबर पढ़े, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। अब जो वैज्ञानिक तक वो है शब्दावली अंग्रेजी है, इसका आंसर आएगा अंग्रेजी। तो इसको भी आप ध्यान पर कि सारे के सारे प्रश्न आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए, और जो प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से, इसका आप ध्यान रखें। तो यहाँ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः अंग्रेजी भाषा की शब्दावली का अनुवाद है। जैसे ये देखो मीटर, हम हिंदी में भी मीटर बोल देते हैं, रेडियो भी, और ये थर्मामीटर, ये सारे शब्द क्या है कि अंग्रेजी के शब्द है, लेकिन हम इनको हिंदी में प्रयोग करते हैं, इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। अब ये प्रश्न, ये ऑप्शन नंबर जो 14वां प्रश्न है, ये बेहद महत्वपूर्ण है हर परीक्षाओं में। इससे पर कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, KVS अन्वेष के बहुत ही ज़्यादा कुछ प्रश्न उनको प्रिय लगते हैं, वो क्या कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, उन प्रश्नों को आप अवश्य देखें। कार्यालय हिंदी भाषा कैसी होनी चाहिए, यानी जो कार्यालय की हिंदी भाषा है वो कैसी होनी चाहिए। अभिधात्मक, लक्षणा, व्यंजना, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, मिश्रित। यानी इस कुछ शब्द शक्तियाँ होती हैं 3 प्रकार की, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। यानी ये साहित्य में ज़्यादातर पूछा जाता है, और ये नहीं है कि ये PGT TGT के लिए महत्वपूर्ण है, ये HSC की सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो हिंदी से संबंधित कोई भी परीक्षा नहीं, और ये जरूरी नहीं कि टीचर लाइन में ही पूछे जाते हैं। अब देखो इसका ऑप्शन नंबर आएगा ए, अभिधात्मक। अब मैं एक बार आपके लिए ये बता देती हूँ कि अभिधा क्या होता है। अभिधा वो होता है कि जो प्रश्न लिखा होता है वही उसका आंसर होता है, यही वही उसका अर्थ होता है, और लक्षणा है उसमें लक्षण दिखाई देते हैं, और व्यंजना और लक्षण, अभिधा और लक्षणा से मिलकर व्यंजना बनता है। तो जो लिखा जाता है वही उसका अर्थ होता है, ये अभिधा है। ऑप्शन नंबर ए सही आएगा इसका। ठीक है, शब्द की शक्ति से वाच्यार्थ प्रकृत होता है, यानी जो वचन यानी जो बोला जाता है वही अभिधा कहलाता है, यानी जो मुख से बोलते हैं लिखते हैं वही अभिधा है। कार्यालय हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए। जो कार्यालय में जो भाषा होती है वो उन्हें घुमा फिरा कर नहीं लिखा जाता है, वो जो लिखा जाता है वही उनका अर्थ निकलता है, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ नहीं होते हैं, एक शब्द का एक ही अर्थ होता है। और कार्यालय की भाषा बेहद ही सरल होती है और एक शब्द के एक अर्थ निकलते हैं, ये नहीं कि पाठक को सस्पेंस में डाले या असमंजस की स्थिति में डाले। ऑफिशियल लैंग्वेज किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा, लोक भाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा। अब देखो राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए देखिए, राष्ट्रभाषा ऐसे होती है जो पूरे देश में बोली जाती है। ध्यान रहे हमारे देश में ऐसी कोई भाषा नहीं है जो पूरे देश में बोली जाती है। आपको लगता है कि हिंदी, तो ऐसा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है ना कि राष्ट्रभाषा। ये बच्चों को बेहद ही असमंजस की स्थिति में डालती है और काफ़ी सारे बच्चे इस प्रश्न को गलत करके आते हैं। तो ध्यान रहे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजभाषा है। राजभाषा उसे कहते हैं जो कामकाज की भाषा हो, यानी जो सरकारी कार्यालय में जिनका प्रयोग किया जाता है। और राष्ट्रभाषा ऐसी है जो बहुसंख्यक लोग यानी जो हमारे देश के ज़्यादातर लोग बोलते हैं। तो हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। और ध्यान रहे हिंदी हमारी राजभाषा है। अब क्या है? लोक भाषा। लोक भाषा उसे कहते हैं जो जनसाधारण के लोग बोलते हैं। संपर्क भाषा ऐसी है जो हम संपर्क में किसी का के बातचीत के दौरान बोलते हैं। तो ये देखिए, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑफिशियल राजभाषा जो सरकारी कार्यालय में प्रयोग होती है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज कामकाज के लिए बोली जाती है, लिखी जाती है। इसको आप अवश्य करें, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी में कार्यालय भाषा है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी हमारे कार्यालय की भाषा है जो सरकारी कामकाज हेतु प्रयोग होती है। मैंने आपको बता दिया है, इसको दोबारा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। एडिटर, राजदूत, अभियंता, संशोधक, संपादक। राजदूत क्या होता है? जो हमारे देश के जो भी सूचना होती है दूसरे देश में पहुंचाता है। संशोधक किसी भी संशोधन करता है। अभियंता ये, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, संपादक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
आज के लिए इतना ही है। ये इसमें इंग्लिश में जो दिए गए हैं इसको आप पढ़ लें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसी प्रकार के और प्रश्न चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर को करवाऊँ मॉडल टेस्ट पेपर, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य कराएं, बताएं कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे। वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो देखने